Assalamualaikum. Welcome back, everyone. After the midterm exam. Okay, let me share my screen. Let me open the whiteboard. Okay, looks like we are set to begin. I want to maximize this whiteboard first. In the meantime, अगर आप लोगों के कोई questions हैं regarding anything, तो do let me know. Okay, मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, आई वांट टू मेक देम. आप लोगों का जो होमवर्क 3 है, इट्स ड्यू इन 2-3 days. आई थिंक इट्स ड्यू दिस कमिंग थर्सडे. ओके, 2 days फ्रॉम नाउ. तो अपना होमवर्क 3 जो है, मेक प्रोग्रेस ऑन इट एंड ट्राई टू रैप इट अप ऑन टाइम. उसको ऑन टाइम आप जो है वो सबमिट करें. उसके अलावा मेरे में जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो ये कि जो विच इज़ इम्पोर्टेंट वन, जो आप लोगों के क्लास प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रपोजल्स जो हैं, दे आर ड्यू दिस फ्राइडे मिडनाइट आई बिलीव. तो जो भी टाइम हम लोगों ने मार्क किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे, तो वो आप देख लें और ट्राई टू सबमिट योर प्रपोजल्स ऑन टाइम. मेरे ख्याल में टीए की तरफ से जो ट्यूटोरियल सेशन वगैरह अभी डिलेड है, बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू कवर सम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड देन वी कैन अरेंज ट्यूटोरियल सेशन. Regarding the midterm exam, जो objective part था, that was evaluated by the software itself, और उसके जो marks थे वो हम लोगों ने Google Classroom पे upload कर दिए थे. If you guys have any concerns about it, do let me know. जो subjective part है तो that needs to be evaluated. उसमें कुछ delay है. I will try to mark it in the coming weeks. तो सब्जेक्टिव जो पार्ट है उससे रिलेटेड अगर आप उनकी क्वेरीज हैं तो यू गाइस कैन कम टू माय ऑफिस और यू गाइस कैन विजिट द टीए ड्यूरिंग हिज ऑफिस आवर्स. कोई और क्वेरी, एनीथिंग एल्स which you want to discuss? Okay, I think for the moment we may not have the full participants जितने भी इस क्लास में मौजूद हैं. तो I want to say a couple of sentences about the class proposals. लेकिन maybe I will do that discussion in the middle of my lecture. I hope कि तब तक हमारे पास मज़ीद लोग भी join कर लेंगे. Let's get started. Right. Okay. So today I'm using my desktop computers, so things are a bit new to me. Tracking seems to be slow. I don't know what's the reason. Okay. तो हम लोग जो है we want to begin discussion of the topics in chapter 5. So chapter 5 will kind of formally introduce it today, and I want to wrap up this chapter in 4 lectures, including today's lecture. That means कि आज का lecture, next lecture और अगले week में जो 2 lectures हमारे पास हैं, तो we'll consume 4 lectures to discover the important topics in chapter 5, and then we'll move to the next chapter, which is chapter 6. So chapter 6 और 7 जो हैं, they are devoted to the topic of filter design. तो frequency selective filters हम लोग डिजाइन करेंगे discrete time signals के लिए.
तो मेनली जो है उनकी दो कैटेगरीज हैं. FIR फिल्टर्स का जो डिज़ाइन है इट्स अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू द डिज़ाइन ऑफ द IR फिल्टर्स. तो चैप्टर 5 में अभी हमारे पास जो कुछ डिस्कशन है तो दैट इज स्टिल अबाउट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम्स. तो हम जो 4 लेक्चर्स हैं हम इस टॉपिक पे हम डिवोट कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो इसमें हमारे पास जो क्रूशियल टॉपिक्स हैं व्हाट आर दोस टॉपिक्स. मेरे ख्याल में एक चीज़ ये है कि जैसे आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप डिले जो है उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन I think the next important thing will be let me see how to phrase it. There will be some more Z transform based analysis. Of LTI systems. तो कुछ आप देख चुके होंगे चैप्टर 3 में, कुछ एनालिसिस मजीद आ रहा है जो आज हम देखेंगे. उसके बाद जो है विल इंट्रोड्यूस सम न्यू वोकैबुलरी. यानी हम कुछ स्पेशल सिस्टम्स हैं, वी हैव नेम्ड देम, तो हम उनके बारे में बात करेंगे. जैसे कि इनवर्स सिस्टम्स हैं और एनी इनवर्स सिस्टम फॉर एनी LTI सिस्टम. And then we have minimum phase system. एक खास तरह का जो है LTI सिस्टम है जिसको हम मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं. Apart from that, what do we have? I think we will do some frequency domain analysis of very simplistic systems. किस तरह के सिस्टम्स हैं? Okay, so somehow I run out of space. Simple LTI systems का frequency domain analysis है. किस तरह के simple LTI systems हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ? Very simple LTI systems which contain either a single zero or a single pole. Okay, so it's being very problematic. और इसके अलावा जो हमारे पास मजीद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी आई शुड राइट इट हियर सेपरेटली, तो वो ये है कि हम जो लीनियर फेज FIR सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. देयर आर 4 टाइप्स, type 1, type 2, type 3, type 4. So we'll talk about all of them and that will be the end of this chapter. तो ये जो भी topics मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो we'll cover these topics in 4 lectures including today's lecture. Okay, तो first thing first, सबसे पहले group delay. Does anyone remember the definition of group delay from the previous lecture, the last lecture before midterm exam? किसी को याद है? Are you listening to me? Yes sir, negative derivative of argument होता था of the system. चलो ठीक है, you're approximately right. Yeah. Qualitatively you're almost right. लेकिन जब quantitatively जब आप इस definition को apply करके solve करेंगे तो then it would be a bit more tricky or you guys will need to exercise caution. Okay, तो सबसे पहले हम अपना context जो है वो revive करते हैं. We are still talking about LTI systems, यानी कि हमारे पास एक box है, ठीक है, उसका कोई भी impulse response है h of n, और ये टाइम डोमेन में हम लिख रहे हैं. फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो चीज़ होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहेंगे. कई दफ़ा हम उसको h e to j ओमेगा लिखते हैं, कई दफ़ा हम h of z लिखते हैं अगर हम z ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो. फॉर दिस LTI सिस्टम
we have an input x of n and corresponding output is y of n, और system under consideration is of course LTI, non-linear या time varying systems की बात नहीं हो रही है. For such systems हमारे पास time domain, frequency domain में relationships हैं. What is the relationship in time domain? We know कि जो input है it will get convolved with the impulse response to give us the output. ठीक है, और ये जो convolution है इसकी definition भी आप लोग जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यू गाइस नो कि कन्वोल्यूशन का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखना है. जो आपके पास सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं x और h, यू विल फर्स्ट ट्रांसलेट देम टू द डमी इंडेक्स k, और उसके बाद जो है फॉर वन ऑफ द टू सिग्नल्स आप जो डमी इंडेक्स है उसमें टाइम रिवर्सल करेंगे और फिर आप जो है वो टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे n की. तो दैट वाज the definition of convolution. तो LTI systems के लिए input और output को आप इस तरह से relate कर सकते हैं time domain में. What about the frequency domain relationship? तो frequency domain relationship क्या होता है LTI systems के लिए? कि जो output है उसकी Z transform, how do we obtain it? We multiply the Z transform of the input with the Z transform of the frequency response, and then we get the output in frequency domain. ये Z transform की terms में लिखा हुआ है. अगर आप DTFT की term में लिखें तो क्या आपके पास रिलेशनशिप है y to j omega equals h e to j omega multiplied by x e to j omega. तो अब हम ये जो DTFT का जो रिलेशनशिप है यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, उसको थोड़ी देर के लिए हम हाईलाइट करते हैं और यहाँ से हम अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. So this is how the input and output of an LTI system are related in frequency domain. तो अब ये जो कैपिटल Y है और जो कैपिटल H है और कैपिटल X, they are all complex numbers. ठीक है, और एक तो ये complex numbers हैं, दूसरा ये कि they are all function of omega. ठीक है, so they are continuous functions of omega. तो what does it tell us? क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि आप इनका मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस जो है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन में आप अलग-अलग लिख सकते हैं. तो जब हम मैग्नीट्यूड रिस्पांस की बात करते हैं, इफ वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, तो बाय यूजिंग द नोन मैथमेटिकल आइडेंटिटीज वी नो कि उनके जो मैग्नीट्यूड रिस्पांसेस हैं दे आर रिलेटेड इन दिस वे. क्या मतलब है कि इनपुट का मैग्नीट्यूड रिस्पांस अगर आप जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है चैनल का उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ द आउटपुट. व्हाट अबाउट द फेज रिस्पांसेस? फेज में मामला ये है कि फेज को मैं इस ये जो एंगल का हमारे पास साइन है इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि फेज ऑफ, यहाँ पे y नहीं है, h नहीं है बल्कि y है. ठीक है, फेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ माय आउटपुट equals the phase of the frequency response of channel plus the phase of the frequency response of my input. तो इसमें आप कह लें कि when we speak तो notation becomes a bit lengthy, लेकिन that's the right way to talk about it. यानी कि ये जो चीज जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पढ़ना कैसे है, हम इसको कहते हैं कि that is the phase response of the frequency response of output. और ये जो चीज है that is the phase response of the frequency response of the channel. Phase response of the frequency response of or the DTFT of input. Anyway, तो मामला क्या है कि जो magnitude responses हैं they will get multiplied और जो phase responses हैं they will get added to give us the corresponding magnitude or the phase response of the output. तो ये चीज है. और फिर ये कि अब यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि इफ जो मेरे पास फेज रिस्पांस है ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ माय चैनल, ठीक है, इफ वी अज्यूम दैट टू बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन, अगर हम अज्यूम करें कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, continuous function of what? Continuous function of omega. ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो नोटेशन है इसी को ही चेंज कर देते हैं. फिर हम क्या लिखते हैं कि
कि जो मेरा फेज रिस्पॉन्स है, तो लेट मी डिफाइन अ न्यू नोटेशन। मैं एक नई नोटेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ h e to j ओमेगा। तो जब आप स्मॉल ARG देखेंगे तो दैट शुड टेल यू के इसका मतलब ये है कि आप जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है आप उसके कंटिन्यूअस फेज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वंस वी इंट्रोड्यूस दिस न्यू नोटेशन देन इट बिकम्स इजी फॉर अस टू डिफाइन द ग्रुप डिले। तो फिर हम ग्रुप डिले को फॉर्मली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक चीज तो उसकी डेफिनेशन है जिससे मुतालिक हम बात कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज ये होगी कि हाउ टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ग्रुप डिले फिर क्या होगा, जैसे टेक्स्ट बुक में नोटेशन यूज की हुई है कि इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा, और इसके लिए एक शॉर्ट नोटेशन भी है GRD। इट ईदर स्टैंड्स फॉर द ग्रेडियंट यानी कि डेरिवेटिव, या हो सकता है कि ये ग्रुप डिले का ही शॉर्ट नेम हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो most likely it's a short name for the group delay. तो what's the definition? वो ये है कि आपके पास जो continuous phase है आपके frequency response का, ठीक है, you take its derivative with respect to omega, जो आपकी frequency है discrete time signals के लिए, and then there is a negative sign as well. तो that's the definition. तो डेफिनेशन एक चीज है, दूसरा ये कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप डिले। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ग्रुप डिले जो है, यानी कि सादा अल्फाज में, इफ यू वांट टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद ईच अदर और विद सीनियर्स एंड कोलीग्स, तो ग्रुप डिले क्या चीज है, इट्स अ मेजर ऑफ लीनियरिटी ऑफ फेज। ग्रुप डिले आपको क्या बता रहा है कि आपका जो फेज है वो कितना लीनियर है या कितना नॉन लीनियर है। अब फेज के लीनियर या नॉन लीनियर होने से क्या फर्क पड़ता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिर ये कि कैसे पता चलेगा कि कब फेज लीनियर है, तो वो ये चीज है कि इफ ग्रुप डिले इज कांस्टेंट। अब ग्रुप डिले जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो जब हम कह रहे हैं ग्रुप डिले कांस्टेंट है, तो दैट मींस के इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो देन व्हाट डज इट इंप्लाई, इट इंप्लाइज के जो फेज है आपके पास इट इज लीनियर। और लीनियर फेज होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वी जस्ट लाइक द वर्ड लीनियर। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ग्रुप डिले जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि फेज इज नॉन लीनियर। ओके, तो लेट मी सी, मे बी हम ये कर सकते हैं कि वी गो टू द टेक्स्ट बुक एंड वी टॉक अ बिट अबाउट द ग्रुप डिले फ्रॉम देयर, ठीक है। आई वांट टू रैप दिस चैप्टर अप इन 4 लेक्चर्स। तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए टेक्स्ट बुक को नेविगेट करें। ओके, तो मैं तरतीब हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे में करूं एज पर माय नीड्स। ओके, तो यहाँ पे हम ग्रुप डिले को जो है मोटिवेट करते हैं यूजिंग अ ग्राफिकल एग्जांपल। तो ये दैट एग्जांपल इट कम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसमें लेट मी टेल यू द कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें यही है कि इफ आई डू दिस स्केचिंग बाय माई सेल्फ इट विल कंज्यूम मोर टाइम, ठीक है। तो इस वजह से हम कुछ स्केचेस जो हैं और कुछ डिस्कशंस हम टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं टू काइंड ऑफ एक्सेलरेट द थिंग्स। तो इसमें यही होगा कि कुछ चीजें मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ एंड यू गाइस नीड टू फोकस, ठीक है। जो चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई या मिसिंग है तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट में आपको जुबानी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मामला ये है कि हमारे पास एक LTS सिस्टम है, ठीक है। स्पेसिफिकली वो जो LTS सिस्टम है इट्स अ फिल्टर, ठीक है। वो एक फिल्टर है। फिल्टर का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल फिल्टर है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर। तो जो भी फिल्टर होगा तो आप उसके बारे में आपकी क्या क्यूरियोसिटी होगी, व्हाट यू गाइस नीड टू नो अबाउट द फिल्टर। या आपको फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पता होना चाहिए, या फिर आपको फिल्टर का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मामला है कि जो फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है दैट इज गिवन। तो अभी जो आपको 2 फिगर्स नजर आ रही हैं, तो उसमें जो बॉटम फिगर है तो दैट इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द
द फिल्टर. इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इट्स अ लो पास फिल्टर. तो जो लो पास फिल्टर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस गिवन है बॉटम डायग्राम में, और जो टॉप डायग्राम है दैट्स अ न्यू थिंग टू अस, क्योंकि इससे पहले हमने ये चीज कभी नहीं देखी है. आई अज्यूम के none of you guys are aware about the concept of group delay from before. If someone knows it already, that's a plus point. तो जो टॉप डायग्राम है तो that plots the group delay against frequency. तो remember group delay जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी है ऑफ एनी एलटीआई सिस्टम. तो कोई भी एलटीआई सिस्टम है उसका ग्रुप डिले जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी है. तो दैट मींस के ग्रुप डिले जो है you should expect whenever we talk about group delay you should expect a plot of group delay against the frequency small omega. ठीक है, क्योंकि इट्स अ फंक्शन, इट्स नॉट अ नंबर. ठीक है, इट्स अ फंक्शन ऑफ ओमेगा. तो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का ग्रुप डिले जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है. अगर हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का ग्रुप डिले सेम होगा तो दैट सिस्टम विल बी अ लीनियर फेज सिस्टम. और अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए जो ग्रुप डिले है वो मुख्तलिफ है तो दैट इज अ सिस्टम विद नॉन लीनियर फेज. तो अभी जो टॉप पे जो ब्लॉक डायग्राम है तो उसमें आपको ग्रुप डिले नजर आ रहा है, द फ्रीक्वेंसी इंग्रेडिएंट्स. और जो स्मॉल ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो यूजफुल या मीनिंगफुल रेंज है वो कितनी है. either you can do the sketching from -pi to pi or you can do the sketching from 0 to 2 pi. तो इस केस में जो स्केचिंग हुई है जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इटसेल्फ, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में भी मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट किया हुआ है बॉटम डायग्राम में, तो वो भी, और जो ग्रुप डिले है दोनों के लिए जो एक्स एक्सिस पे जो ओमेगा की रेंज है वो 0 से 2 पाई है. तो टॉप डायग्राम ग्रुप डिले को रिप्रेजेंट करिए और ग्रुप डिले के जो यूनिट्स हैं वो सैंपल्स में हैं. जिस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए जो ग्रुप डिले है तो दैट मींस के वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जब आप इनपुट से गुजारेंगे तो आउटपुट पे वो उतने सैंपल्स की डिले के बाद आएगा. फॉर एग्जांपल हम किसी एक जगह हम माउस को होल्ड कर लेते हैं तो लेट मी सी, लुक्स लाइक कि ये जो 0.6 पाई जो फ्रीक्वेंसी है उस पे अगर हम y एक्सिस की वैल्यू रीड करें तो रफली इट सीम्स के देयर इज अ ग्रुप डिले ऑफ 50 सैंपल्स. तो दैट मींस के अगर आप इनपुट पे एक ऐसा साइनोसाइड अप्लाई करें जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 पाई है तो वो पर्टिकुलर साइनोसाइड आपको आउटपुट पे कब मिलेगा, 50 सैंपल्स के डिले के बाद. और अगर आपको अपना सैम्पलिंग पीरियड पता है, फर्स्ट किया कि सैम्पलिंग पीरियड इज 1 सेकेंड, तो दैट मींस के आपको जो आउटपुट है वो 50 सेकेंड्स के बाद मिलेगी. तो दैट्स द क्रूशियल थिंग अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो, और अगर आप लैब में बैठे हुए हैं तो यू कैन बिफोर हैंड प्रेडिक्ट कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितनी देर के बाद आपको आउटपुट में मिलेगा अगर आपको ग्रुप डिले का प्लॉट जो है वो गिवन है, विदाउट वेटिंग फॉर इट और विदाउट बीइंग एंग्शियस और विदाउट बीइंग वरीड. तो इस तरह से ये जो ग्रुप डिले का जो प्लॉट आपको नजर आ रहा है तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो ग्रुप डिले है इट्स नॉट कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती, तो यहाँ पे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है. तो ग्रुप डिले ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्टर इज वेरिएबल. ठीक है, वो वेरी कर रहा है ओमेगा जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं. तो दैट मींस के दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज नॉन लीनियर फेज. अब इसका मतलब क्या है कि ये कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जब आप इनपुट पे गुजारेंगे थ्रू योर सिस्टम तो दे विल कम अर्ली, और कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जिनका ग्रुप डिले ज्यादा है तो दे विल कम लेट एट द आउटपुट. तो दैट इज काइंड ऑफ एन अनडिजायरेबल सिचुएशन, क्योंकि दैट इज डेफिनेटली समथिंग व्हिच डज नॉट प्लीज अस. क्योंकि हमने एक फर्ज किया कि अगर आप एक स्क्वायर वेव अप्लाई करते हैं और स्क्वायर वेव में तकरीबन सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं या कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और उनके बहुत सारे जो है वो हार्मोनिक्स होते हैं. मकसद ये कि आप मिक्सर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, आपने सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम टाइम पे अप्लाई किए हैं, लेकिन अगर ग्रुप डिले जो है वो नॉन लीनियर है तो उसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो आउटपुट पे डिफरेंट डिलेस के साथ आ रहे हैं. तो योर आउटपुट इज काइंड ऑफ स्कैटर्ड इन टाइम डोमेन व्हिच मे नॉट बी अ डिजायरेबल थिंग. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वॉइस सिग्नल है, इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. अगर आप इसको एक ऐसे एलटीए सिस्टम में से गुजारें जिसका नॉन लीनियर जिसका जो ग्रुप डिले है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डिफरेंट डिलेस के साथ आएंगे तो माय वॉइस मे नॉट बी ऑडिबल और रिकॉग्नाइजेबल एट द आउटपुट. ठीक है, तो ये ग्रुप डिले की सिग्निफिकेंस है. इसमें क्वालिटेटिव डिस्कशन है एक तरह से, अभी इस एग्जांपल में क्वांटिटेटिव नहीं है. तो हमने टॉप डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है कि
दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज नॉन लीनियर फेस। अब जो बॉटम प्लॉट है उस पर अगर हम आए तो हमें क्या नजर आ रहा है कि इवन दो के इसमें रिपल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें रफली ये जरूर पता चल रहा है कि दिस सिस्टम इज अ लो पास फिल्टर। तो कौन सी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को वो जाने दे रहा है? 0 से लेके 0.8 पाई तक, जहां पे मेन लोब है, ये मेन लोब हमें नजर आ रही है। तो 0 से 0.8 पाई की फ्रिक्वेंसी तक जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे कैन पास थ्रू इट, और 0.8 पाई से पाई तक जो फ्रिक्वेंसीज है दे समहाउ गेट अटेनुएटेड और एलिमिनेटेड, यानी कि एक स्मॉल लोब है तो उसकी वजह से अटेनुएशन हो रही है। अब ये वाई एक्सिस पे जो स्केल है वो डीबीज में है, डेसिबल स्केल है, लॉग स्केल है, तो इसमें यू गाइस माइट नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट, बट आई नो द डीबी स्केल वेल। तो उसकी वजह से मुझे अंदाजा है कि अगर जो मेन लोब है और जो सेकंड लोब है 0.8 पाई से पाई के दरमियान, उसमें अगर जो अटेनुएशन है वो 100 डीबी की है, तो 100 डीबी मींस अ लॉट, ठीक है, काफी ज्यादा है। तो दैट मींस कि 10 रेज़ टू पावर 10 टाइम्स जो है वो अटेनुएशन हो रही है, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग 0 से 0.8 पाई की जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे पास थ्रू, और जो बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं दे गेट सप्रेस्ड, सो इट्स अ लो पास फिल्टर। और पाई से 2 पाई के दरमियान जो स्केचिंग है वो क्या है? दैट्स जस्ट द मिरर इमेज, ठीक है, कि आप पाई को सेंटर बनाएं और 0 से पाई तक जो आपका प्लॉट था उसको सिंपली जो है वो आप लोग फ्लिप कर दें, तो वो आपके पास पाई से 2 पाई का प्लॉट आ जाएगा। सेम इज द केस विद द ग्रुप डिले, कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो 0 से पाई तक है, और फिर आप पाई को सेंटर बनाएं और फिर आप 0 से पाई तक जो भी स्केच है उसको आप उसका मिरर इमेज आप बना सकते हैं पाई से 2 पाई। तो यहाँ से फिर दोबारा से आई वांटेड यू गाइस टू रिकॉल कि जो DTFT के स्केचेस हैं दे आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, और उसके अलावा भी ये मामला है कि पाई के अराउंड भी सिमेट्री है, यानी कि पाई जो पाई फ्रीक्वेंसी है उससे राइट हैंड साइड पे आप जितने डिस्टेंस पे जाएंगे और जो आप बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे अपने LTE सिस्टम का, पाई के लेफ्ट साइड पे सेम डिस्टेंस पे वही बिहेवियर होगा। मतलब क्या है कि ये अगर बॉटम प्लॉट में अगर आप देखें तो पाई के लेफ्ट साइड पे भी एक साइड लोब है और पाई के राइट साइड पे भी एक साइड लोब है, और अगर आप इनका डिस्टेंस वगैरह मेजर करें, इनकी शेप देखें तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो दैट इज अनदर सिमेट्री व्हिच वी ऑब्जर्व। ओके, तो ये तो हमने काफी सारा टाइम लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर LTE सिस्टम को जो कि एक लो पास फिल्टर है डिस्कस करने में। अब हम एक इनपुट जो है इस LTE सिस्टम से गुजारते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो कंप्यूट करते हैं। वंस अगेन इट्स अ क्वालिटेटिव डिस्कशन। तो हम सारी जो है वो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और वहां से हम अपनी जो इन्फ्रेंस है उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो अब जो सिग्नल हम गुजारना चाह रहे हैं x of n, तो दैट सिग्नल इज गिवन इन दिस टॉप प्लॉट नाउ। अब ये जो टॉप प्लॉट है इसमें सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट गिवन है जिसको हम एज अ इनपुट पास करेंगे, x of n है। तो इसमें सैंपल्स प्लॉटेड हैं और सैंपल्स जो हैं यानी यू कैन प्लॉट देम इन अ डिफरेंट वे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिग्नल को इस तरह शो किया हुआ है जैसे इट्स अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। दैट्स नॉट द केस, सैंपल्स ही हैं लेकिन उन्होंने सैंपल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि इट्स अ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है लेकिन उसकी प्लॉटिंग उन्होंने, जैसे अगर आप मैटलैब में स्टेम के बजाय प्लॉट कमांड यूज कर लें तो आपको ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर इनपुट है इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है? इसमें आपको नजर आ रहा है कि दिस सिग्नल इज नॉन जीरो टिल द फर्स्ट 200 सैंपल्स। 200 सैंपल से ऑनवर्ड जो है ये सिग्नल जीरो हो जाता है, और जो पहले 200 सैंपल्स हैं उसमें भी आपको जो है वो इनको हम कहते हैं पल्सेस। तो आपको 3 पल्सेस नजर आ रही हैं। पल्सेस का मतलब है कि फ्लक्चुएशंस, ठीक है, और जो पहली पल्स है उसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं दे आर क्वाइट फास्ट, तो उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पल्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। फिर जो दरमियान में जो पल्स है उसकी फ्लक्चुएशंस जो हैं दे आर क्वाइट स्लो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है कंपेयर टू द फर्स्ट पल्स। और फिर जो थर्ड पल्स को आप देख रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं they are faster than the second pulse but slower than the first pulse। तो रफली यानी कि अगर आप जो है without looking at the bottom plot, अगर आप इस पर्टिकुलर x of n के लिए DTFT का स्केच खुद बनाना चाहेंगे तो आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आपको ये पता है कि आप इसकी सॉर्टिंग खुद से कर सकते हैं, कि आप कहेंगे कि ये जो दरमियान वाली पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी स्लोएस्ट है, और जो लेफ्ट साइड वाली जो पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी फास्टेस्ट है, और जो राइट साइड वाली जो पल्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिडिल में लाया करती है, ठीक है। तो एटलीस्ट दिस इज व्हाट वी नो। तो
तो अब हम जब ये चीज सोच के जब हम बॉटम प्लॉट पे आते हैं, तो बॉटम प्लॉट में हमारे पास क्या है कि जो DTFT है, DTFT itself is a continuous function भी है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी है ऑफ फ्रीक्वेंसी स्मॉल ओमेगा। तो फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट किया हुआ है, इनपुट का फेज रिस्पांस प्लॉट नहीं किया हुआ। तो इनपुट का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है, 0 से सिर्फ पाई तक ऑब्जर्व करें, क्योंकि पाई से 2 पाई में क्या होगा, जो कुछ भी 0 से पाई तक आपको शेप नजर आएगी आपके प्लॉट की, दैट सेम शेप विल बी रेप्लिकेटेड इन द पाई टू 2 पाई रेंज। तो 0 से पाई की रेंज में क्या मामला हो रहा है कि आपके पास 3 आपको पल्सेस नजर आ रही हैं, और जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो पल्स है वो कौन सी टाइम डोमेन पल्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, या इसको आप पीक भी कह सकते हैं। तो जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो पीक है वो कौन सी पल्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है टाइम डोमेन में, वो जो टॉप प्लॉट में जो मिडिल पल्स थी, ठीक है। और जो सेकंड पल्स है, जो सेकंड पीक है बॉटम प्लॉट में, वो टॉप प्लॉट में कौन सी पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस वन, ठीक है। और फिर ये कि जो हमारे पास 0.8 पाई से आगे वाली जो पीक है, दिस वन, तो ये कौन सी टाइम डोमेन पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर टाइम डोमेन पल्स। तो अब फिर आप जो है जब आपके पास इनपुट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया, तो अब आप इसको फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ कंपेयर करके देखेंगे कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बचेंगे, कौन से एलिमिनेट होंगे। तो ये में नजर आ रहा है कि जो लो पास फिल्टर है वो 0.8 पाई से आगे किसी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को नहीं जाने देगा, उससे पहले वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जा सकते हैं। तो अब अगर हम इनपुट की फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखें तो हमें लग रहा है कि ये जो पहली पीक है जो 0.3 पाई पे सेंटर्ड है, दिस विल पास, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। जो नेक्स्ट पीक है जो 0.5 पाई पे सेंटर्ड है, दिस विल आल्सो पास, क्योंकि ये भी लो पास फिल्टर की कट ऑफ से पहले आ रही है। लेकिन जो उससे अगली पीक है, जो थर्ड पीक है विच इज सेंटर्ड अराउंड 0.85 पाई, तो ये जो थर्ड पीक है तो इट विल गेट एलिमिनेटेड, तो ये खत्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या मामला होगा कि आउटपुट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट पे आप यानी कि अगर आप YFN बनाना चाहें आउटपुट को टाइम डोमेन में, तो ये जो 3 पल्सेस आपने गुजारी थी उनमें से कौन सी पल्स एलिमिनेट होने जा रही है, जो सबसे पहले वाली पल्स है। तो सबसे पहले वाली पल्स तो हमें पता है कि खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ लो पास फिल्टरिंग, तो बाकी 2 पल्सेस बचनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम आउटपुट को इंस्पेक्ट करते हैं तो वी गेट टू नो कि हाँ ठीक है कि 3 पल्सेस के बजाय हमें 2 पल्सेस मिल रही हैं, क्योंकि एक पल्स ऐसी थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा थी, तो इट गॉट एलिमिनेटेड बाय द लो पास फिल्टर। तो 3 पल्सेस के बजाय 2 पल्सेस आपको आउटपुट पे मिल रही हैं, लेकिन देयर इज वन सरप्राइज हियर फॉर अस, और वो सरप्राइज ये कि जो 2 पल्सेस आपके पास बची हैं उनका ऑर्डर जो है वो इट सीम्स टू बी फ्लिप्ड। तो अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो दोबारा देख लें कि आउटपुट में आपके पास ज्यादा फ्लक्चुएशंस वाली पल्स पहले आ रही है और स्लो जो फ्लक्चुएशंस वाली जो पल्स है वो बाद में है। जबकि इनपुट में क्या मामला था कि जो स्लो फ्लक्चुएशंस वाली पल्स है दैट वाज द सेकंड पल्स, और फास्टर फ्लक्चुएशन वाली जो पल्स है दैट वाज द थर्ड पल्स। पहली पल्स एलिमिनेट हो गई लो पास फिल्टरिंग की वजह से, 2 पल्सेस बची हैं लेकिन अब वो स्वैप हो गई आपस में। तो ये स्वैपिंग का मामला किस तरह से हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रुप डिले। अब हम ग्रुप डिले की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कि ये आपके पास जो सबसे बॉटम में जो प्लॉट है दैट इज द प्लॉट ऑफ द DTFT ऑफ इनपुट। तो इसमें 3 पीक्स हैं, यूजफुल पीक्स 0 से पाई के दरमियान, पाई से 2 पाई में तो फिर वो रेप्लिकेशन है। तो 0.85 वाली पीक तो वैसे ही चली गई। अब आपके पास 2 पीक्स बचती हैं, एक पीक जो है वो 0.3 पाई पे सेंटर्ड है, एक पीक जो है वो 0.5 पाई पे सेंटर्ड है। अब हम जो है वो ग्रुप डिले पे जाते हैं, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि 0.3 पाई पे जो पीक है, अगर मैं यहाँ से माउस को जो है वो होवर करूं, ठीक है, तो दैट टेल्स मी के जो सबसे पहला जो सिग्नल है, जो सबसे पहली पीक है 0.2 पाई पे, उसका जो ग्रुप डिले है इट टर्न्स आउट टू बी मोर देन 200 सैंपल्स, ठीक है। तो 0.2 पाई वाला जो हमारे पास पीक है या पल्स है उसमें 200 सैंपल्स का डिले आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ये जो x ऑफ n का जो प्लॉट है, इसमें आप देखें कि जो सेकंड पल्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट स्टार्ट्स एट टाइम में बी 70। तो 70 जो है उसमें आप 200 सैंपल्स का ग्रुप डिले ऐड करें, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पर्टिकुलर पल्स है तो ये आपको
कौन से सैंपल से नजर आएगी? सैंपल नंबर 272 ऑनवर्ड्स। तो अब हम जो आउटपुट का प्लॉट है वहां जाके देखते हैं कि वाकई ऐसा मामला है कि नहीं। तो ये देखेंगे जो आपके पास आउटपुट है उसमें जो टाइम इंडेक्स है 270 तकरीबन शायद यहाँ पे होगा 270 से ऑनवर्ड, तो वहां पे आपको ये जो 0.2 पाई फ्रिक्वेंसी की जो पल्स है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ये पल्स अपनी जगह पे ठीक आई हुई है इनके बिकॉज ऑफ द ग्रुप डिले। अब दूसरी चीज को देखते हैं जो 0.5 पाई पे जो हमारे पास पीक थी, तो 0.5 पाई पे आप देखें 0.5 पाई रफली यहाँ पे आता है, मैं माउस होवर कर रहा हूँ और 0.5 पाई जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रुप डिले मुझे नजर आ रहा है वो 50 सैंपल्स का नजर आ रहा है। दैट टेल्स मी कि इनपुट में ये जो थर्ड पल्स है हमारे पास विच रफली स्टार्ट्स एट मे बी 140 या 150 कह लें, तो इसमें 50 का डिले आपने मजीद देना है, तो इसको रफली 190 या 200 से इसको स्टार्ट होना चाहिए। तो आउटपुट में अब हम देखते हैं कि ये देखें 190 से तकरीबन ये जो आपके पास 0.5 पाई की जो पीक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पल्स है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, so that's it about this example. So what did you learn from this example? So you guys have learned the specific action of the group delay. कि अगर group delay जो है वो किसी भी filter का, किसी भी LTE system का group delay जो है, if it is not a constant function of omega, so then you can expect such kind of reshuffling of the frequency components at the output. कि जो frequency components आपने पहले अप्लाई किए थे हो सकता है वो देर से आए, और जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपने देर से अप्लाई किए थे तो हो सकता है वो पहले आए। और ऑर्डरिंग जो है कई दफा इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो अगर ये ऑर्डरिंग मेस्ड अप हो जाती है तो दैट मींस के वी आर इन अ ट्रबल। तो ग्रुप डिले जो है टेल्स अस हाउ मच लीनियर और नॉन लीनियर द फेज ऑफ एन एलटीएस सिस्टम इज। तो फेज की लीनियरिटी इंपॉर्टेंट है। लीनियर फेज का क्या मतलब होगा? जब ग्रुप डिले कांस्टेंट होगा तो दैट मींस के all the frequency components once they go through the system they arrive at the output at the same time although with some delay। यानी कि linear phase में भी delay है लेकिन वो सारे frequency components के लिए एक जैसा है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी सी बात यहाँ से कर लेता हूँ। ये तो हमारे पास डिस्कशन है इन द टेक्स्ट बुक। ओके, तो टेक्स्ट बुक सेज के जैसे इक्वेशन 5.5 है, इट सेज के अगर आपने एक आइडियल लो पास फिल्टर डिजाइन करना हो तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप कैसे लिखते हैं? ये जो इक्वेशन 5.5 में लिखा हुआ है, एक आइडियल लो पास फिल्टर ऐसा होगा जो कि जीरो फ्रीक्वेंसी से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी वहां तक उसका जो रिस्पांस है वो 1 है, और ओमेगा सी से पाई तक जो उसका रिस्पांस है वो 0 है। तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट एन आइडियल लो पास फिल्टर। ठीक है, तो आइडियल लो पास फिल्टर जो है उसका इंपल्स रिस्पांस इट इज अ सिंक फंक्शन जो इक्वेशन 5-6 में लिखा हुआ है। और इसी तरह से आप आइडियल हाई पास फिल्टर जो है उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप स्पेसिफाई करेंगे, उससे पहले आप सारी फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करेंगे और ओमेगा सी से पाई के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप जाने देंगे। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो आइडियल फिल्टर्स हैं चाहे लो पास फिल्टर हो या हाई पास फिल्टर हो तो दे हैव जीरो फेज रेस्पॉन्स। जीरो फेज रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब हम जैसे इक्वेशन 5.5 है उसमें जब हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफाई किया है आइडियल लो पास फिल्टर का, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है, इसमें फेज रेस्पॉन्स नहीं है। तो आइडियल सिस्टम जो है उनका फेज रेस्पॉन्स 0 होता है, लेकिन जो रियल सिस्टम्स हैं उनका नॉन जीरो फेज रेस्पॉन्स होता है। तो एक चीज तो ये कि जो कोई ऐसा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा इन द रियल वर्ल्ड जिसका फेज रेस्पॉन्स ना हो, सिर्फ आइडियल सिस्टम्स का फेज रेस्पॉन्स नहीं है। फिर ये कि अगर आप जो है वो एक आइडियल डिले सिस्टम को कंसीडर करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सर्किट बनाया है जो कि यानी जो आप फ्लिप फ्लॉप वगैरह से आप बना सकते हैं डिजिटल लॉजिक के जरिए, जिसमें जो भी इनपुट आप अप्लाई करते हैं तो इट स्टेज देयर फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक क्लॉक साइकिल के लिए या एक सैम्पलिंग इंटरवल के लिए, एंड देन द इनपुट इट अपीयर्स एट द आउटपुट। तो इस तरह का जो डिले सिस्टम है उसके लिए जब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करते हैं तो दैट टर्न्स आउट टू बी e2 - j ओमेगा nd जब आपने nd का डिले अप्लाई किया हो। ये जो इक्वेशन 5.10 है, तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इसमें आप मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और फिर इस लेक्चर में हमारा जो एम्फोसिस है वो फेज रिस्पांस पे है,
तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये जो फेज रिस्पॉन्स गिवन है फॉर द आइडियल डिले सिस्टम इक्वेशन 5.11b में, तो दैट पर्टिकुलर फेज रिस्पॉन्स इज लीनियर। अब ये लीनियरिटी का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपको जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन नजर आ रही है, जैसे आप लिखते हैं कि y इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ पे x के बजाय आपके पास वेरिएबल जो है वो w है और nd इज योर स्लोप, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि नेगेटिव स्लोप है। एनीवे इनके ये एक लीनियर फेज सिस्टम है जो आइडियल डिले सिस्टम है। इसका क्या मतलब है कि जो भी इनपुट आप अप्लाई करेंगे दैट सेम इनपुट विल अपीयर एट द आउटपुट आफ्टर हाउ मच टाइम, nd जो है वो इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ सैंपल्स, 5 सैंपल्स के बाद, 10 सैंपल्स के बाद, 15 सैंपल्स के बाद एंड सो ऑन। तो फिर अगर आप जो है एक ऐसा लो पास फिल्टर बनाना चाहें जो कि आइडियल हो लेकिन थोड़ा सा शिफ्टेड हो, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप लो पास जो फिल्टर है उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जैसे 513 में हमें नजर आ रहा है कि जब उसमें आप शिफ्ट अप्लाई करते हैं, एन साइन ऑफ ओमेगा सी एन है, तो एन को आपने एन माइनस एन डी से रिप्लेस किया, तो रफली आप अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। राइट साइड पे शिफ्ट करने की मोटिवेशन क्यों आती है, क्योंकि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इट्स अ सिंक फंक्शन इज एन एवरलास्टिंग फंक्शन, तो जिसकी वजह से जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ऑफ आइडियल लो पास फिल्टर इट बिकम्स नॉन कॉजल, ठीक है। तो कॉजल सिस्टम कौन से होते हैं, जिनका इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 से स्टार्ट हो। तो आप उसमें कोशिश ये करते हैं सबसे पहले कि जो आपका जो सिंक फंक्शन है आप पहले उसको राइट शिफ्ट देते हैं बाय एनफ अमाउंट, और उसके बाद फिर जब सिंक की जो मेन लोब है वो आपके पास राइट साइड पे आ जाती है, तो फिर आप सिंक की जो टेल है जो लेफ्ट साइड पे होती है तो उसको आप खत्म कर देते हैं बाय अप्लाइंग अ विंडोइंग फंक्शन। इस पे बाद में बात होगी कि आप आइडियल लो पास फिल्टर से स्टार्ट करके एक रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर कैसे बनाते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग आपको नजर आ रही है उसकी मोटिवेशन यही है कि आप अपने सिस्टम को नॉन कॉजल के बजाय कॉजल बनाना चाह रहे हैं। इवन दो के आप सिर्फ शिफ्ट देते रहें और ट्रंकेशन नहीं करें, यानी कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन उसको एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए अगर आप 0 नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी आप शिफ्ट दे लें तो जो आपका सिस्टम है इट विल रिमेन नॉन कॉजल। लेकिन अभी इस आप कह लें कि फूड फॉर थॉट में, क्योंकि जो ब्रेन एक्सरसाइज है इसमें हमें पता क्या चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि जब आप अपने आइडियल लो पास फिल्टर के इम्पल्स रिस्पांस को शिफ्ट देते हैं बाय एन डी, तो ऑल ऑफ अ सडन जो उसका इम्पल्स रिस्पांस जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है जो मैं 512 इक्वेशन में नजर आ रहा है, तो दैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है इट नाउ हैज अ फेज रिस्पांस। पहले तो फेज रिस्पांस 0 था और अब जो फेज रिस्पांस है वो लीनियर है। तो अब यहाँ पे जो ऑथर की जो डिस्कशंस हैं वो ये हैं बेसिकली कि जब भी हम LTI सिस्टम्स की बात करेंगे तो 0 फेज रिस्पांस आप कह लें कि इट इज समथिंग वी विश, हम चाहते हैं कि फेज रिस्पांस 0 हो क्योंकि फेज रिस्पांस के मसले हैं, लेकिन 0 फेज रिस्पांस रियल सिस्टम्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर आप कहते हैं कि चलें अगर 0 नहीं है तो लेट्स ट्राई टू हैव अ लीनियर फेज रिस्पांस, कि नॉन लीनियर ना हो, ठीक है। लीनियर चलेगा, नॉन लीनियर नहीं चलेगा। अब लीनियर क्यों चलेगा, क्योंकि अगर लीनियर फेज रिस्पांस हुआ तो दैट मींस के इनपुट के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चाहे जितने भी डिले के बाद आए बट दे विल अपीयर एट वंस। अगर फेज नॉन लीनियर हो गया जो ग्रुप डिले से हमें पता चलता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल काइंड ऑफ स्कैटर ओवर टाइम, ठीक है। तो कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जल्दी आ रहा है, कोई देर से आ रहा है। तो दैट्स अ डिस्कशन अबाउट ग्रुप डिले। अब हम अगली चीज पे जा रहे हैं, वो ये कि जो चैप्टर 3 में आप लोगों ने एम्फसाइज किया था SEZ ट्रांसफॉर्म्स में विच आर रैशनल फंक्शंस ऑफ Z, ठीक है। तो उस केस में वो पर्टिकुलर Z ट्रांसफॉर्म्स जो हैं व्हाई वर दे इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखेंगे कि जब आपके पास ऐसी Z ट्रांसफॉर्म्स हैं विच आर रैशनल फंक्शन ऑफ Z, तो दे कुड बी रिलेटेड टू डिफरेंस इक्वेशंस। कौन से डिफरेंस इक्वेशंस, जो कि लीनियर हैं और कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस। बट बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, अगर आप लोगों का ग्रुप डिले या अभी जो हमने डिस्कशन की है अबाउट लीनियर फेज, जीरो फेज और नॉन लीनियर फेज, उससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। लेट मी सी, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है।
I do not know what's the reason. You guys are already done with your exams. Not sure where the other students are. Even though कि जब हम लोग आप लोगों की attendance देखते हैं तो उसमें we see all of students being present. ओके तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं और मे बी इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो मे बी इट्स द राइट टाइम टू स्पेंड फ्यू मिनट्स अबाउट द क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल्स. तो क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के लिए फ्यू स्टूडेंट्स दे केम टू माय ऑफिस एंड दे वांटेड टू नो के व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स अबाउट द क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल्स. तो सब लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस फ्राइडे को मिडनाइट तक आप लोग जो है वो 1 पेज लॉन्ग क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करें और जो प्रोजेक्ट है और जो प्रपोजल है दैट इज काइंड ऑफ योर ओन क्रिएशन. तो उसमें जो भी हम लोगों ने आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं गूगल क्लासरूम पे तो दे सर्व एज स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड नथिंग मोर. तो दैट मींस के जो भी उसमें आप टॉपिक पिक करेंगे चाहे मेडिकल इमेजिंग है और चाहे वो स्पीच प्रोसेसिंग है कोई भी चीज है तो उस पर्टिकुलर डोमेन में एक सूटेबल और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है उसको लोकेट करना दैट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और क्योंकि क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के लिए आपके पास मे बी 1.5 से 2 महीने हैं तो उसमें ट्राई टू कम अप विद अ प्रॉब्लम दैट इज काइंड ऑफ नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस. ठीक है तो एक काइंड ऑफ वेल chosen जो है वो प्रॉब्लम होना चाहिए which should keep you guys busy for 2 months. ठीक है और don't pick a very challenging problem. इनके do not aim to write a research paper out of this project. ठीक है इसी तरह से do not pick something very trivial. कोई ऐसी चीज जो आप 1 दिन या 2 दिन लगा के आप कर सकें. So if you guys end up with something very trivial, do let me know. उस केस में यही होगा कि I will try to give you guys the next task to do. और if you guys end up with something ambitious तो उसमें फिर ये होगा कि जितना आप लोग कर सकें तो that would be a plus. तो जो marking है for the class projects तो that is relative. This means कि I do not know beforehand कि इस क्लास में जो 44 या 45 students हैं तो वो कौन कौन से project choose करेंगे और वो उस पर कितनी effort करेंगे. Eventually जब हम लोग comprehensive way में class projects को evaluate करेंगे तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि whichever project turns out to be the best one in terms of the efforts put in और बाकी सारी चीजें उसकी बेस पे जो है will award the maximum grades to that particular project. इसमें ये है कि roughly यही होगा कि maybe कि you guys need to know to some extent कि what others are doing. ठीक है यानी do not remain contented कि हमने जो कर लिया तो that will be enough तो मजीद करने की जरूरत नहीं है. So that's it. तो एक पेज का जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है तो उसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए कि एक बिग एरिया में से आपने कौन सा नैरो प्रॉब्लम आपने चूज किया है और उससे रिलेटेड जो है वो हमें 1-2 प्रोमिसेस चाहिए कि व्हाट कॉन्क्रीट आइटम्स एजेंडा आइटम्स आर देयर. कौन सी ऐसे माइलस्टोन्स हैं व्हिच यू वांट टू अचीव. ठीक है उसको जैसे भी लिख लें चाहे डिलिवरेबल्स के टर्म में लिख लें कि हम आपको फलां सिस्टम जो है वो रनिंग कंडीशन में देंगे जो ये कर रहा होगा या कोई प्लॉट्स या कोई और चीज या कोई कोड्स. ठीक है तो बट मेक श्योर के जो एक पेज है तो यू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे यानी कि उसमें यूजफुल बातें हों. कोई आप कह लें कि कॉमन नॉलेज की बातें जो है वो कम हों और उसके बाद ये कि इट शुड बी क्रिस्प एनफ कि उसमें अगर डिफरेंट हेडिंग्स जैसे हम लोगों ने आपको प्रोवाइड की हुई हैं तो हर हेडिंग के मुताबिक आप चीज लिखें और रिमेन टू द पॉइंट एंड फोकस्ड. तो जो प्रपोजल है दैट इज काइंड ऑफ देयर टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. तो कोई प्रपोजल से रिलेटेड या क्लास प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन जनरल कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो. ठीक है इन द नेक्स्ट 5-10 सेकेंड्स. अदरवाइज फिर मैं अगली चीज जो है उस पर बात शुरू करता हूँ. सर आपने कोई वो सेट बुलेट पॉइंट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं लाइक व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रपोजल. जी डेफिनेटली वो आपको गूगल क्लासरूम पे आपको नेविगेट करना पड़ेगा. तो हो सकता है कि आई माइट हैव
wrote that post earlier in the semester, लेकिन वो आपको ढूंढनी पड़ेगी. It's there. Oh, इसमें ठीक आपने है. सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि फॉन्ट भी कौन सा रखना है और फॉन्ट साइज कौन सा होगा और बाकी सारी चीजें. जो हेडिंग्स हैं वो भी स्पेसिफाई की हुई हैं और कुछ और इनके गाइडलाइंस भी हैं उसमें. ओके, तो हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं. तो ये फिर दोबारा से जो डिस्कशन है, इट माइट सीम टू बी अ रिपीट ऑफ द डिस्कशंस व्हिच वी डिड इन चैप्टर 3. So that's why I want to go through these discussions a bit fast. Even though कि इसमें नई चीज है, definitely है. तो let's get started. तो ये जो इक्वेशन 516 आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसमें क्या है, दैट्स द जेनेरिक फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन. ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है कि आपके पास आउटपुट्स हैं y(n-k) शिफ्टेड आउटपुट्स. इस तरह आपके पास राइट साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे आपके पास शिफ्टेड इनपुट्स हैं x(n-k). जो शिफ्टेड आउटपुट्स हैं दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर्स ak's, और जो शिफ्टेड इनपुट्स हैं दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय different scaling factors bk's, and there are many such terms. कितनी shifted outputs आपको नजर आ रही हैं, capital N plus 1, और कितनी shifted inputs आपको नजर आ रही हैं, capital M plus 1. ठीक है, तो ये जो है equation 516 है, तो that is the generic form of a difference equation. कौन सी difference equation? जो कि linear है और जिसके जो constant जिसके जो coefficients हैं वो constant है. तो अब जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि this particular difference equation, if we take the z transform of this equation, it leads to a z transform expression which is a rational function of z. So let's see कि वाकई ऐसा है कि नहीं. तो 516, अच्छा इस इक्वेशन की नंबरिंग नहीं है, जो हमें बॉटम पे इक्वेशन नजर आ रही है, लेकिन ये इक्वेशन कैसे आई है आपके पास कि आपने टॉप इक्वेशन जो है उस इक्वेशन की ही z ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है. तो जो शिफ्ट्स हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय z to minus k. ठीक है, z ट्रांसफॉर्म डोमेन. और जो y of n है दैट बिकम्स कैपिटल Y of z, x of n जो है इट बिकम्स कैपिटल X of z. उसके बाद जो है फिर यही है कि यू गाइस कैन सी कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे y of z कॉमन ले सकते हैं, राइट साइड पे आप x of z कॉमन ले सकते हैं. दैट गिव्स अस इक्वेशन 517. ठीक है, और फिर क्या है कि इफ यू टेक द रेशियो, यानी जो x of z है उसको आप जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो इट विल बिकम y over z डिवाइडेड बाय x of z, और y of z के साथ ये जो सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यू पुश इट टू द राइट साइड. ठीक है, तो देन यू विल गेट इक्वेशन 518. और ये जो y of z डिवाइडेड बाय x of z जो है, ये जो रेशियो है, दैट पर्टिकुलर रेशियो इज कॉल्ड h of z. क्यों? क्योंकि y of z इक्वल्स h टाइम्स x. तो h जो है दैट इज y over x. आई अज्यूम कि इसमें मसला नहीं है, लेकिन इसमें की स्टेप यही है कि y of z डिवाइडेड बाय x of z, ये जो रेशियो है इसको h हम हमेशा नहीं कह सकते. इसको कैपिटल H हम कब कह सकते हैं, जब आपके पास जो सिस्टम अंडर डिस्कशन है वो LTI हो. तो दैट मीन्स के ये जो इक्वेशन 5.18 पे हम पहुंचे हैं, तो इसमें एक assumption हमने खुद से ली है, वो ये कि सिस्टम इज LTI. तो LTI सिस्टम के लिए ये मामला है कि जो उसका h of z है, जो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, दैट इज द रैशनल फंक्शन ऑफ z. रैशनल फंक्शन का क्या मतलब है कि अब आप देखें इक्वेशन 518 में कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है z की टर्म्स में, z की पावर्स में, और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है z की पावर्स में. न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, कैपिटल M. डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, कैपिटल N. और जब आपको पता है कि आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी जैसे न्यूमरेटर है उसमें कैपिटल M डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप उसके जो रूट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं और उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. और यहाँ पे उन्होंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 1 minus ck z इनवर्स. तो ये जो ck's हैं ये कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और स्पेसिफिकली क्योंकि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो वी आल्सो कॉल देम जीरोस. और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में कैपिटल N डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप उसके भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और फिर जो फैक्टर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोडक्ट सिंबल इंस्टेड ऑफ द समेशन सिंबल. और
इसमें जो डीकेज हैं दे आर द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स और स्पेसिफिकली दे आर द पोल्स ऑफ HFZ। तो मकसद ये है कि इन जनरल क्या होगा कि जो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जब आप उसकी z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यू कैन गेट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ योर LTS सिस्टम। ठीक है, उसमें सीकेस जो हैं वो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीकेस जो हैं वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जेनेरिक नोटेशन है, आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर m एंड अ पर्टिकुलर n। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जांपल है एंड आई एम ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू इट इन ऑर्डर टू सेव टाइम। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 520 में हमें एक HFZ गिवन है। सो वी हैव एन LTS सिस्टम जिसका कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। So we want to compute the difference equation that specifies the input-output relationship for that particular system. तो HFZ given है, आपने difference equation find करनी है और कई दफा difference equation given होगी और आपने HFZ find करना होगा। That should be kind of pretty easy। तो आप जो है वो जैसे equation 521 में लिखा हुआ है कि आप HFZ को लिखें कि HFZ is my y of z divided by x of z और जो factors हैं you multiply them together to get the numerator and the denominator polynomials। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो चीजों को रीअरेंज कर सकते हैं, y की टर्म्स एक तरफ लिख लें, x की टर्म्स जो है वो एक तरफ लिख लें and then you apply the inverse z transform and you get the corresponding difference equation। तो इस एग्जांपल को मैंने आप कह लें कि वर्बली ही नेविगेट कर दिया विदाउट सॉल्विंग इट ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो डू लेट मी नो इमीडिएटली अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम इसको जैम बोर्ड पे खुद से करके देखें। इफ यू गाइस अज्यूम के यू आर कंफर्टेबल कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो फिर हम जो है वो आगे चले जाएंगे। लेट मी नो। Not listening anything from you guys, तो maybe मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। तो जो हमारे पास HFZ given है, let me see what it is। My HFZ is 1 plus z inverse square। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 plus z inverse square और डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि what do we have 1 minus half z inverse 1 plus 3 by 4 z inverse। Okay, 1 minus half z inverse 1 plus 3 by 4 z inverse। तो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन जो है उसको खत्म करें और पॉलिनोमियल्स बना लें। तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 plus z minus 2 है और प्लस 2z इनवर्स है और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं 1 आ जाएगा और प्लस 3 by 4 z इनवर्स आ जाएगा और माइनस हाफ z इनवर्स आ जाएगा और फिर माइनस 3 by 8 z minus 2 आ जाएगा। इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में हो सकती है, वो कर लें 1 plus z minus 2 plus 2z inverse divided by 1 3 by 4 में से आप जो है वो हाफ निकाल रहे हैं तो आई थिंक 1 by 4 will be left 1 by 4 z inverse minus 3 by 8 z minus 2। और अब आप यहाँ पे बता दें कि जो h of z है what is that? It is the ratio y over z divided by x of z। और ये क्यों है? क्योंकि LTS systems के लिए क्या मामला है कि y of z is the multiplication of h of z and x of z। तो जिसकी वजह से फिर आप लिख सकते हैं कि h of z को आप सेपरेट कर सकते हैं कि it is y over z divided by x over z। Okay। तो आपको ये पता चल रहा है कि y over z divided by x over z जो रेशियो है that equals 1 plus
z minus 2 plus 2z inverse divided by 1 plus 1 by 4 z inverse minus 3 by 8 z minus 2. अब आप चीज़ों को सेपरेट कर लें, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इट विल गेट मल्टीप्लाइड टू y 1 plus 1 by 4 z inverse minus 3 by 8 z minus 2, और जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है दैट विल get multiplied with x of z 1 plus z minus 2 plus 2z inverse, और फिर आप जो है ये मल्टीप्लिकेशन इसको फर्दर एक्सपेंड कर लें, y of z है और प्लस 1 by 4 z inverse y of z लिखना है minus 3 by 8 z minus 2 y of z, और राइट हैंड साइड पे x of z है प्लस, अब मैं थोड़ा सा इसको रीऑर्डर कर लेता हूँ, 2z minus 1 x of z और फिर प्लस z minus 2 x of z. अब आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे, तो y of z जो है इट विल बिकम y of n प्लस 1 by 4, तो y of z मल्टीप्लाइड बाय z इनवर्स, ये कौन सी चीज है, y of n minus 1, इसी तरह से minus 3 by 8, और y of z मल्टीप्लाइड बाय z minus 2 कौन सी चीज है, y n minus 2, और इसी तरह से x of z जो है उसकी इनवर्स z ट्रांसफॉर्म x of n है, और फिर प्लस 2 x of n minus 1 और फिर प्लस x of n minus 2. So this is the difference equation which we wanted to achieve starting from the frequency response, जो z transform expression था h of z का. तो ये जो difference equation है that tells us कि how the input and output of my particular system are related. Okay. तो let's keep moving. तो पुरानी चीजें ठीक है, लेकिन हमने पुराने नॉलेज को ही इवॉल्व करना है, इसमें ग्रेजुअली जो है वो नई डिस्कशन भी आना स्टार्ट हो जाएगी. तो व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टेबिलिटी एंड कॉज़ैलिटी नोइंग अ z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन. तो पहले जो हम z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे चैप्टर 3 में, उस वक्त हम कह रहे थे कि कोई भी सीक्वेंस है x of n जिसकी z ट्रांसफॉर्म आप लें x of z, और फिर हम कह रहे थे कि x of z को देख के कैसे आप स्टेबिलिटी और कॉज़ैलिटी का पता चला सकते हैं. तो व्हाट वर दोस कंडीशंस, हमने कहा था कि अगर x of z का एक्सप्रेशन गिवन है z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस x, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए कि फॉर एनी x of z वी विल हैव वन और मोर पोल्स. तो फिर क्या होगा कि अगर आपको कॉज़ैलिटी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, x of n शुड बी अ राइट साइडेड सीक्वेंस, और z ट्रांसफॉर्म डोमेन में उसकी क्या इम्प्लीकेशन थी कि जो कैपिटल x of z है उसके जितने भी पोल्स हैं उसमें जो आउटर मोस्ट पोल है दैट मींस द पोल विद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो आपका जो ROC है इट शुड एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट पोल, ठीक है. तो दैट वाज द कंडीशन. और स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन थी, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये थी कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस x of n शुड कन्वर्ज. और फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस का क्या मामला था, वो ये था कि व्हेन इज द z ट्रांसफॉर्म एंड द DTFT दे आर इक्विवेलेंट ऑन द यूनिट सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल पे इक्विवेलेंट होते हैं. तो व्हेनेवर योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो ROC है व्हेनेवर इट इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल, दैट मींस के दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज स्टेबल, या अगर वो सीक्वेंस किसी इंपल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज स्टेबल. तो चैप्टर 3 में जो हमारी डिस्कशंस होती थी दोस डिस्कशंस इन्वॉल्व्ड एनी x of n जिसके लिए हम x of z देख रहे थे. अब हम x of n की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम h of n की बात कर रहे हैं. तो h बाय डेफिनेशन कौन सी चीज है, h इज द इंपल्स रिस्पांस ऑफ एन LTI सिस्टम. तो हम LTI सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी कॉज़ैलिटी की बात कर रहे हैं, तो कंडीशंस विल रिमेन द सेम चाहे आप x of n की बात करें या h of n की बात करें. ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास हमें आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सो विल कम अक्रॉस अ न्यू कॉन्सेप्ट. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाट डू दे से, तो यहाँ पे ऑथर जो है दे मेक अ पॉइंट, वो ये कि
अभी जो चीज आप लोगों ने लर्न की है कि अगर आप लोगों को डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो आप एच ऑफ जी पता चला सकते हैं, और अगर आपको एच ऑफ जी पता हो तो आप डिफरेंस इक्वेशन पता चला सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप हैज सम एम्बिग्विटीज एज वेल। कौन सी एम्बिग्विटीज हैं? वो ये कि जब भी आप डिफरेंस इक्वेशन से एच ऑफ जी पता चलाएंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आरओसी है वो यूनिकली स्पेसिफाई नहीं होता। तो दैट मीन्स के डिफरेंट आरओसीज कुड बी स्पेसिफाइड, और हर आरओसी जो है फिर उसकी वजह से अपनी कुछ उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। अब उसकी मिसाल यहाँ पे है एग्जांपल 5.3 कि 5.25 जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आउटपुट जो है वो प्रीवियस आउटपुट्स और करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है। और जब आप इस पूरी इक्वेशन की जी ट्रांसफॉर्म लेंगे और फिर एक्स ऑफ जी और वाई ऑफ जी की रेशियो ले लेंगे तो आपके पास एच ऑफ जी आ जाएगा जो कि 5.26 में गिवन है। वैसे तो वंस यू हैव एक्सपीरियंसेस अ लॉट तो आप डायरेक्टली भी 5.26 लिख सकते हैं बाय लुकिंग एट 5.25। तो रफली स्पीकिंग ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें आउटपुट और उसकी शिफ्टेड कॉपीज होती हैं उसके जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो जी इनवर्स की पावर्स में बनेगा। और राइट हैंड साइड पे एक्स और उसकी जितनी भी शिफ्टेड कॉपीज हैं डेफिनेटली, तो उसके जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट एच ऑफ जी डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द डिफरेंस इक्वेशन। लेकिन जब आपके पास एच ऑफ जी आ गया है और फिर जब आपने इसके फैक्टर्स बनाए हैं और फैक्टर्स बनाने के बाद आपको पता चला कि यू हैव टू पोल्स, एक पोल जो है वो हाफ पे है और एक पोल जो है वो 2 पे है। तो रिकॉल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम चैप्टर 3, और वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मुताबिक क्या मामला यहाँ पे बनेगा कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर आरओसी। ROC जो है it can extend inwards from the inner pole जो कि हाफ पे है, that could be a left sided sequence, ठीक है। और ROC जो है it could extend outward from the outermost pole, that would be a right sided sequence, or the ROC could lie in between the two poles, that would be a two sided sequence। तो इस पर्टिकुलर केस में कौन सा सीक्वेंस है जिसकी बात कर रहे हो? तो सीक्वेंस इज द इम्पल्स रिस्पांस H of n और द LTS सिस्टम अंडर डिस्कशन। तो 3 पर्टिकुलर आरओसीज हैं जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एच ऑफ एन जो है वो राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड या 2 साइडेड सीक्वेंस होगा। उसके अलावा क्या है कि फॉर ईच चॉइस ऑफ आरओसी स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी पे भी असर पड़ेगा। जैसे अगर आप आरओसी जो है वो इनर मोस्ट पोल से इनवर्ड्स लेते हैं तो दैट मीन्स के जो आरओसी है डज नॉट पास थ्रू द यूनिट सर्कल, तो सिस्टम स्टेबल नहीं है। और क्योंकि लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो सिस्टम कॉजल भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं है और कॉजल भी नहीं है। राइट साइडेड सीक्वेंस के केस में क्या होगा कि सिस्टम इज कॉजल बाय डेफिनेशन, लेकिन स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आउटर मोस्ट पोल से बाहर जो आरओसी है तो वो 2 और उससे आउटवर्ड है, तो यूनिट सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो सिस्टम इज कॉजल बट नॉट स्टेबल। जब 2 साइडेड सीक्वेंस है तो उस केस में क्या होगा कि 2 साइडेड सीक्वेंस बाय डेफिनेशन इज नॉट कॉजल, लेकिन अब वो जो है यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है तो इट्स स्टेबल। तो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर causality and stability as well. So next we move to a new topic, which is not very difficult, but it brings us basically some more insights. So we are talking about an inverse system here. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट की हम एक LTS सिस्टम बनाते हैं जिससे हम इनपुट पास करते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, तो डेफिनेटली इन मोस्ट केसेस जो आउटपुट है इट विल बी डिफरेंट देन माय इनपुट, अनलेस के जो सिस्टम हमने बनाया है वो आइडेंटिटी सिस्टम हो। तो आइडेंटिटी सिस्टम इज नॉट वेरी यूजफुल, जिसमें जो आप चीज पास करें वही चीज आपको आउटपुट पे मिल जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास LTS सिस्टम्स होंगे तो दे विल गिव यू अ डिफरेंट आउटपुट। जब आपकी आउटपुट जो है वो इनपुट से डिफरेंट है, और इन सम केसेस ये होगा कि हम अपनी आउटपुट से इनपुट दोबारा से रिट्रीव करना चाह रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में वी विल नीड एन इनवर्स सिस्टम। इनवर्स सिस्टम में चाहिए होगा, और उस इनवर्स सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है कि उस इनवर्स सिस्टम को आप कैस्केड में लगाएंगे, ठीक है। किस चीज के कैस्केड में? ऑफ योर ओरिजिनल सिस्टम। तो कैस्केड में जो सिस्टम्स होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो एच ऑफ जी है मल्टीप्लाइड बाय एच आई ऑफ जी, आप कह रहे हैं कि जो मेरा ओरिजिनल LTS सिस्टम है और जो इनवर्स LTS सिस्टम है उन दोनों चीजों से गुजारने के बाद जो मेरे पास नेट जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आना चाहिए दैट शुड बी 1। वो कैसे होगा 1? कि जब आप एच आई ऑफ जी को 1 ओवर एच ऑफ जी रखेंगे जो कि इक्वेशन 5 to 8 में गिवन है,
तो टाइम डोमेन में इसका मतलब ये है कि जब आप अपने LTS सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट h of n को कन्वॉल्व करेंगे विद द इनवर्स सिस्टम, तो यू शुड जो आपके पास जो नेट इम्पल्स रेस्पॉन्स है दैट शुड बी आइडेंटिटी, यानी कि इम्पल्स रेस्पॉन्स, दैट मीन्स के you will get the same thing back at the output. तो ये जो हमें 2 3 4 इक्वेशंस नजर आ रही हैं, तो are you guys clear about it या should I write them on the whiteboard? इसे क्लियर है। चले, गुड टू नो, लेकिन रफली स्पीकिंग हम यही बात कर रहे हैं। Okay, we are talking about inverse systems. So we have an input to my LTS system जिसका impulse response h of n है, output is y of n। अब हम चाह रहे हैं कि क्या हम अपनी output से input वापस retrieve कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे फिर आप एक inverse system जो है वो लगाते हैं और what do you wish? You wish to get x of n back, cascade में आप लगाते हैं। तो ये जो inverse system है उसका जो impulse response है उसको आप hi of n कहते हैं। तो दैट्स द थिंग, जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी। तो फिर LTS सिस्टम्स की जो थ्योरी है उससे हमें पता है कि अगर आपके पास 2 LTS सिस्टम्स कैस्केड में हों तो व्हाट हैपेंस कि जो इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पॉन्स हैं दे विल गेट कन्वॉल्व्ड, और जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस हैं दे विल गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है। और फिर आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो इसका टोटल इफेक्ट है वो क्या हो, यानी कि इसका नो इफेक्ट हो ओवरऑल। तो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जो टोटल आपके पास यानी कि नेट इफेक्ट है वो इम्पल्स हो, और Z ट्रांसफॉर्म डोमेन में जो नेट इफेक्ट है दैट इज 1। तो वो कब होगा Z ट्रांसफॉर्म में कि जब आप जो है वो hi of z जो है उसको आप 1/h of z जो है वो रखेंगे, तो दैट मीन्स के h of z है, और फिर जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/h of z के साथ, तो फिर आपके पास वो चीज़ आएगी 1। दैट मीन्स के आपके पास जो इनपुट आप पास करते हैं वही इनपुट जो है वो आपको आउटपुट पे मिलती है। यानी ये जो कंडीशन है व्हाट डज दैट टेल अस कि सिस्टम की इनपुट x of n है और जो नेट इम्पल्स रिस्पॉन्स है दोनों का मिला के वो del of n है, यानी कि यूनिट सैंपल फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी आउटपुट है इट विल, जो अल्टीमेट आउटपुट है दैट विल टर्न आउट टू बी द सेम एज इनपुट, ठीक है। तो ओवरऑल आपका सिस्टम जो है दोनों सिस्टम्स का कैस्केड, यानी कि ये एक सिस्टम है, ये उसका इनवर्स सिस्टम है, और जब आप इन दोनों को कैस्केड में लगाते हैं तो नेट इफेक्ट क्या होता है, the total system जो यहाँ से यहाँ है, it acts like an identity system। ओके, तो अब हमारे पास वो डिस्कशन, यानी कि इसी डिस्कशन को हम इवॉल्व कर रहे हैं और एक दो नई चीजें हमारे पास आएंगी, तो पे अटेंशन। तो अब हमारे पास इक्वेशन 531 जो आपको नजर आ रही है, तो दैट इज द जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ h of z, ठीक है, जिसमें h of z को आपने शो किया कि इट्स अ रैशनल फंक्शन ऑफ z। उसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है z इनवर्स का, डिनोमिनेटर इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन z इनवर्स ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, यानी कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री कैपिटल m है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कैपिटल n है। तो जब आप इसका इनवर्स सिस्टम डिजाइन करेंगे तो hi of z का हमें क्या पता चला है, इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ h of z, यानी कि जो इनवर्स सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होता है दैट इज द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओरिजिनल सिस्टम। तो ये जो रिलेशनशिप है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। यानी ये मामला नहीं आपने कभी करना कि जो इनवर्स सिस्टम है उसके इम्पल्स रिस्पांस को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करें बाय टेकिंग द इनवर्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हैं ओरिजिनल सिस्टम और इनवर्स सिस्टम के, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन जो इम्पल्स रिस्पांस हैं ओरिजिनल सिस्टम और इनवर्स सिस्टम के, दे आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये जो आपने इन्वर्ट करना है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन्वर्जन करनी है कि h of z जो है जब आप उसका इनवर्स लेंगे फिर आपके पास hi of z होगा, which is the frequency response of the inverse system।
तो अब ये जो इन्वर्जन हो रही है 5.32 में, कि आपने 5.31 को इन्वर्ट किया, आपके पास 5.32 इक्वेशन जो है वो आ गई हुई है। तो इस इन्वर्जन की वजह से कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग जो है वो इनसाइट्स हैं। व्हाट आर दोज इनसाइट्स? वो ये है कि जो इनवर्स सिस्टम है उसमें जो पोल्स हैं दे आर एक्चुअली द जीरोस ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, और इसी तरह से इनवर्स सिस्टम में जो जीरोस हैं दे आर एक्चुअली द पोल्स ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब आप एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इनवर्स सिस्टम डिजाइन करते हैं तो पोल्स दे बिकम जीरोस एंड जीरोस बिकम द पोल। ठीक है, ओरिजिनल सिस्टम के पोल्स इनवर्स सिस्टम के जीरोस हैं, ओरिजिनल सिस्टम की जीरोस इनवर्स सिस्टम के पोल्स हैं। तो उसी की वजह से फिर जो आपकी कंडीशंस थी फॉर स्टेबिलिटी एंड कॉजेलिटी वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 533 नजर आ रही है ये वही चीज है जिसको हम लफ्जों में बोलते रहते हैं। दैट्स द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। डीके जो है दे रिप्रेजेंट द पोल्स ऑफ माय ओरिजिनल सिस्टम। तो आप कह रहे हैं कि मैं हर पोल का मैग्नीट्यूड लूं, डीके मैग्नीट्यूड, फिर उसमें से मैक्सिमम फाइंड करूं। ठीक है, मैक्सिमम ओवर के, और जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का जो पोल होगा तो जी मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन दैट। तो लफ्जों में वही बात लिखी हुई है कि फॉर कॉजेलिटी क्या होना चाहिए कि ROC जो है दैट शुड एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट पोल। तो ये जो कंडीशन हमने अल्फाज में बयान की है तो ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो दैट वाज द कंडीशन फॉर द ओरिजिनल सिस्टम। तो जब आप इनवर्स सिस्टम की बात करेंगे तो इनवर्स सिस्टम में क्या मामला है, ये जो ओरिजिनल सिस्टम के जीरोस थे दे हैव नाउ बिकम द पोल्स। तो वही जो कंडीशन है तो दोबारा से आप उसको रिफ्रेश कर देंगे कि एक ओरिजिनल सिस्टम जो है उसका इनवर्स कब स्टेबल होगा, जब ओरिजिनल सिस्टम के जो जीरोस हैं उनमें से जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का जो जीरो है आप ROC जो है उससे बाहर बनाएंगे। तो यानी कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ही हैं लेकिन इनवर्स सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड देम इन द प्रॉपर वे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिच इज मेंशन्ड समवेयर हियर, लेकिन यानी उसको इन्होंने बोल्ड नहीं किया हुआ है ऑथर्स ने, वो ये कि फॉर अ मीनिंगफुल इनवर्स सिस्टम टू एग्जिस्ट, जो ओरिजिनल सिस्टम है और जो इनवर्स सिस्टम है दोनों सिस्टम्स के जो Z ट्रांसफॉर्म्स होंगे इनके H of Z और H of Z उनके जो ROCs हैं they should overlap or intersect. That statement is important, so I'm going to write it here so that you guys don't forget. What is going on? Okay, आज हमारे पास जो इफेक्टिव एरिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर पे वो ज्यादा है, तो जिसकी वजह से I'm having problem while hovering this mouse. ओके, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ कि ROC ऑफ H of Z जो ओरिजिनल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है एंड ROC ऑफ HI of Z जो कि इनवर्स सिस्टम का Z ट्रांसफॉर्म है, दे मस्ट ओवरलैप। यानी ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जितना भी एम्फसाइज करूँ वो कम है। तो you have to make sure while doing problem solving कि आपने जो है ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो फुलफिल की है। ठीक है, तो इनवर्स सिस्टम जो है उसका जो ROC होगा और जो ओरिजिनल सिस्टम है उसका जो ROC है दे मस्ट ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग की तो एक बात है फॉर द इनवर्स सिस्टम टू एग्जिस्ट, उसके आगे जब आप स्टेबिलिटी और कॉजेलिटी की बात करेंगे तो फिर देन देयर विल बी मोर कंडीशंस। ओके, तो अब हमारे पास एक H of Z गिवन है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो यहाँ पे एक H of Z हमारे पास है और
example statement says it's a first order system, so it's not difficult for us to understand why they call it first order system, क्योंकि इसमें numerator polynomial, denominator polynomial, they have degree 1. तो इसका ROC जो है वो specified है original system के लिए कि z magnitude is greater than 0.9. तो you can see के denominator को देख के by inspection आप देख सकते हैं कि इसका एक पोल है 0.9 पे, तो जो ROC है वो it extends outwards from the pole, ठीक है. तो दैट मीन्स कि जो भी h ऑफ n आपके पास है टाइम डोमेन में, दैट्स अ राइट साइडेड सीक्वेंस. तो दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल सिस्टम है इट्स अ कॉजल सिस्टम. तो जब आप इनवर्स सिस्टम बनाते हैं तो इनवर्स सिस्टम कैसे है, यू जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द h ऑफ z. तो h ऑफ z का रेसिप्रोकल लेंगे तो hi ऑफ z हो जाएगा. तो जीरोस जो हैं दे बिकम पोल, पोल बिकम जीरो. तो अब जो hi ऑफ z है उसका पोल कहाँ पे है, जो इनवर्स सिस्टम है उसका पोल कहाँ पे है, 0.5 पे है, ठीक है. तो अब 0.5 पे पोल है तो आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं. अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो ROC है एक्सटेंड्स इनवर्ड्स फ्रॉम द इनर मोस्ट पोल, ठीक है, कि 0.5 से इनवर्ड जो एरिया है उसको आप मार्क कर लें एज योर ROC. तो उस केस में जो जो ROC बनेगा hi ऑफ z का, दैट विल नॉट ओवरलैप विद द ROC ऑफ द ओरिजिनल h ऑफ z. तो जिसकी वजह से जो इनवर्स सिस्टम है दैट विल नॉट एग्जिस्ट. जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आप 0.5 से बाहर की तरफ का ROC कंसीडर करें. दैट मींस कि जो इनवर्स सिस्टम है hi ऑफ n, तो दैट इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस. दैट मींस कि इनवर्स सिस्टम कॉजल भी है. तो उस केस में जो दोनों ROCs हैं दे विल ओवरलैप. और इनके जो आपके पास इनवर्स सिस्टम है वो कॉजल भी है और स्टेबल भी है. डिड यू गाइस गेट इट? यानी आपके पास h of z was given. I'm not sure why I'm not able to write in a good way today. Maybe I should go back to my laptop from the next lecture. H of z आपके पास given था 1 minus 0.5 z inverse divided by 1 minus 0.9 z inverse. तो you guys know कि इसमें एक ही पोल है 0.9 पे, और आपको जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको बताया गया कि उसका जो ROC है, व्हाट इज दैट ROC, is z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.9. तो आप 0.9 रेडियस का सर्कल बनाते हैं और उससे बाहर का सारा रीजन ले लेते हैं. दैट इज फॉर ओरिजिनल सिस्टम, ठीक है. और 0.9 से बाहर है और फिर जो यूनिट सर्कल है वो भी इंक्लूडेड होगा. और क्योंकि राइट साइडेड सीक्वेंस है दैट मींस के ये जो hi ऑफ जो ओरिजिनल सिस्टम है h ऑफ z, तो इट इज कॉजल. कॉजल क्यों है? क्योंकि इट्स अ राइट साइडेड सीक्वेंस. एंड इट इज स्टेबल. स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो ROC है इट इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल. तो ये हमने h ऑफ z के बारे में जो है वो इन्फ्रेंस कर ली हुई है. तो okay, maybe I should move to the next slide. Okay, तो h of c जो है that was given to be 1 minus 0.5 z inverse divided by 1 minus 0.9 z inverse. तो फिर hi of z आप कैसे लेते हैं? You simply invert the h of z. अब उसमें क्या हो गया, 1 minus 0.9 z inverse, it became the numerator. 1 minus 0.5 z inverse, it became denominator. तो अब इसमें आपके पास जो पोल है वो कहाँ पे आ रहा है, 0.5 पे आ रहा है. तो एक ऑप्शन ये होगा कि आप 0.5 से इनवर्ट जो एरिया है उसको आप इंक्लूड करें, ठीक है. यानी दो डिफरेंट ROCs जो हैं वो पॉसिबल हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं. पहला ROC कौन सा है? फॉर ऑल द पॉइंट्स जिनका मैग्नीट्यूड 0.5 से कम है. दूसरा ROC कौन सा है? फॉर ऑल द पॉइंट्स जिनका मैग्नीट्यूड 0.5 से ज्यादा है. तो ये जो पहला ROC है, तो दैट व्हाट डज इट इंप्लाई? इट इंप्लाई के जो इनवर्स है इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? रीजन, क्योंकि अगर आप ये ROC फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, ये वाला ROC, तो ओरिजिनल सिस्टम का ROC क्या था? व्हाट वाज द ROC ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम?
वो ROC था कि Z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.9, और ये जो नया सिस्टम है इसका ROC क्या आ रहा है, Z मैग्नीट्यूड लेस देन 0.5। तो जब आप इन दो ROCs का या एरियाज का इंटरसेक्शन लेते हैं तो व्हाट डू यू गेट नल, यानी कि नल का मतलब है कि जीरो, यानी कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इनका आपस में कोई ओवरलैप नहीं है, तो ROCs आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो दैट मींस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप दूसरा ROC लेंगे तो दैट मींस के कौन सा एरिया है, ये सारा एरिया 0.5 से बाहर का। उस केस में क्या होगा कि जो आपका ओरिजिनल सिस्टम था उसमें क्या व्हाट वाज द ROC, Z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.9, और ये जो नया सिस्टम है इनवर्स सिस्टम उसका ROC क्या है, Z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.5। तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इंटरसेक्शन इज नॉन जीरो, तो दैट इंटरसेक्शन और द ओवरलैप एग्जिस्ट, तो दैट मींस के ये पर्टिकुलर ROC जो है दैट्स फाइन। और फिर अब आप देखेंगे यूनिट सर्कल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो ROC उसको इंक्लूड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इनवर्स सिस्टम है उसका क्या मामला है कि इट्स स्टेबल। और फिर ये कि ROC बाहर की तरफ जा रहा है फ्रॉम आउटर मोस्ट पोल, तो ROC इज कॉजल एज वेल। तो ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा केस था जिसमें H of Z भी स्टेबल कॉजल था और उसका जो इनवर्स सिस्टम था वो भी स्टेबल और कॉजल था। तो फिर बाद में अब हम जब आगे जाते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज की हुई होती है। तो लेट मी स्टेट दोज कंडीशंस, ठीक है, यू गाइस काइंड ऑफ नीड टू मेमोराइज देम, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्पीड अप योर प्रोग्रेस। वो यही है कि अगर हमें एक ऐसा LTI सिस्टम चाहिए जो कि कॉजल और स्टेबल हो, तो दैट मींस के उसके जो सारे पोल्स हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए, ठीक है, सो दैट के जब आप राइट साइडेड सीक्वेंस की कंडीशन के मुताबिक ROC को आउटर मोस्ट पोल से बाहर की तरफ बनाएंगे तो फिर यूनिट सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो फॉर अ सिस्टम दैट इज कॉजल एंड स्टेबल बोथ, ठीक है, तो उसके सारे पोल्स जो हैं दे शुड लाई विद इन द यूनिट सर्कल, ठीक है। और इसी तरह से फॉर अगर आप कहें कि इनवर्स सिस्टम के लिए क्या बात है, तो इनवर्स सिस्टम के लिए भी आप ये कहेंगे कि उसके सारे पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, सो दैट के इनवर्स सिस्टम कॉजल और स्टेबल है। लेकिन इनवर्स सिस्टम के जो जीरोस हैं दे आर एक्चुअली द पोल्स ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम, तो दैट मींस के अगर आप अपनी स्टेटमेंट को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर लें कि मेरे पास जो भी H of Z है, कोई भी सिस्टम है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, अगर उसके सारे पोल्स और सारे जीरोस यूनिट सर्कल के अंदर हैं, ठीक है, तो दैट मींस के मेरा ओरिजिनल सिस्टम भी कॉजल और स्टेबल है। और फिर ये कि जो मेरा इनवर्स सिस्टम है दैट इज आल्सो कॉजल एंड स्टेबल। और इस तरह के जो सिस्टम्स हैं दे आर गिवन अ स्पेशल नेम, वी कॉल देम मिनिमम फेज सिस्टम्स, ठीक है। तो मिनिमम फेज सिस्टम्स के बारे में अभी हमारी डिस्कशन जो है वो अगले लेक्चर्स में आएगी, ठीक है। ओके, सो आई थिंक आई शुड एंड हियर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू एंटरटेन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे और रिलेटेड टू क्लास प्रोजेक्ट प्रपोजल और एनीथिंग एल्स, तो डू लेट मी नो। Sir, related to the lecture के अभी end की causality और stability की, हम मतलब ये कह सकते हैं कि अगर original system causal है, so in order for the inverse to exist, उसका inverse should also be causal. नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सिस्टम के जो जीरोस है ना तो वो डिसाइड करते हैं इनवर्स सिस्टम की फेट, क्योंकि ओरिजिनल सिस्टम के जीरोस जो हैं दे बिकम द पोल्स ऑफ द इनवर्स सिस्टम। तो इनवर्स सिस्टम की हर चीज जो है वो उसके पोल से डिसाइडेड होगी जो कि ओरिजिनल सिस्टम के जीरोस हैं। तो ओरिजिनल सिस्टम की कॉजैलिटी से इनवर्स सिस्टम की कॉजैलिटी जो है वो इम्प्लाई नहीं होगी। तो ओरिजिनल सिस्टम की जीरोस जो हैं दे विल बी एबल टू टेल अस बेटर। अगर सिस्टम की जीरोस ऐसी हैं सारी यूनिट सर्कल के अंदर हैं, तो और फिर आप ROC भी जो है वो आउटर मोस्ट पोल से बाहर लेते हैं, तो उस केस में आपके पास कॉजैलिटी आएगी और यूनिट सर्कल के अंदर क्योंकि सब कुछ होगा तो फिर वहां से स्टेबिलिटी आएगी। तो ये दैट्स हाउ वी लुक एट इट, क्योंकि एक सिस्टम के पोल दूसरे सिस्टम के जीरोस बन जाते हैं एंड वाइस वर्सा, तो जिसकी वजह से
पहले सिस्टम के पोल्स देख के दूसरे सिस्टम के पोल्स के बारे में इन्फर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके सर। कोई और क्वेश्चन? ओके, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आप में से किसी ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं किया तो आप लोग मार्क कर लें। आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।